चलिए तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि इसके पहले वाला सेशन में हम लोगों ने प्रीवियस 2 सेट का क्या किया था, प्रैक्टिस कर लिया था। यानी पहला वाला क्लास में हम लोगों ने सेट 1 और सेट 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सेट 3 का, यानी सेट 3 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। यानी कि टॉप 25 क्वेश्चन का आज हम लोग इस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जाएगा सब क्या PY के क्वेश्चन होगा, यानी कि प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन होगा। यानी जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जाए उसको एक बार अपने से ट्राई करिएगा, ठीक है। यानी जो भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए उसको एक बार अपने से ट्राई करिए, उसके बाद जहाँ पर भी नहीं बने उसके बाद आगे का वीडियो सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यानी पहला क्वेश्चन क्या बोला, समान आकार के 8 ठोस गोला एक बेलन के पिघलाने से बना है। यानी हमको इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि समान आकार वाला 8 गोला, यानी मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक ही शेप का क्या है, 8 गोला है। यानी ये मेरा एक 8 सर्कल है। यानी एक ही शेप का क्या है, 8 सर्कल है ऐसे, ठीक है। यानी एक ही शेप का ऐसे 8 मेरे पास एक सर्कल है। और इसी 8 सर्कल को, यानी इसी 8 अर्ध ठोस गोले को क्या किया है, एक बेलन के पिघलाने से बना है। यानी ये जो 8 गोला बना है वो किसके पिघलाने से बना है, एक सिलेंडर का। यानी कि एक बेलन है, मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है। यानी इसी सिलेंडर को अगर मेल्ट कर दिए तो मेरे पास क्या बना, ये वाला जो 8 गोला बना है ये मेरा बना है। और ये क्वेश्चन में दिया है कि 8 गोला क्या है मेरे पास, समान है। उसके बाद क्या दिया है हमको, जिसका आधार क्या है, व्यास 6 है और ऊंचाई क्या है, 32 सेंटीमीटर। यानी हमको क्या दे दिया, हमको जो सिलेंडर है सिलेंडर का क्या दे दिया, व्यास दे दिया। यानी ये वाला मेरा व्यास, यानी ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। और हमको क्या क्वेश्चन में दिया है, हमको दिया है ऊंचाई। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको निकालना है कि प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा। यानी हमको प्रत्येक गोले का क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन में प्रत्येक गोले का डायमीटर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ये हम लोग क्या किए, एक सिलेंडर था उसको पिघलाकर हम 8 छोटा छोटा बॉल बना दिए। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, यानी जो बेलन का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, 8 गोले के आयतन के बराबर होगा। यानी दोनों का जो वॉल्यूम है वो मेरा बराबर होगा। यानी यहाँ से आप लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। यानी जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, स्फीयर के वॉल्यूम के। अब देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वो मेरा होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं, हमको क्या निकालना है, प्रत्येक गोले का व्यास निकालना है। यानी हमको ये वाला रेडियस निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हाँ यहाँ से देखिए मेरा पाई से जो पाई है वो मेरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है इसको ले लेते हैं कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है। यानी क्वेश्चन में हमको सिलेंडर का जो रेडियस व्यास दिया है, यानी व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है तो उसका रेडियस क्या होगा, 6/2। यानी यहाँ पर क्या होगा, यदि हमको आर स्क्वायर लिखना है तो वो क्या होगा, आर स्क्वायर एच बटा 4। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, आर का वैल्यू कितना है, 6/2, यानी 6/2 इंटू 6/2 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितना है सिलेंडर का, सिलेंडर का जो हाइट है वो कितना है, 32 सेंटीमीटर अपॉन में नीचे में क्या है 4। यानी इसको 4 से काट लीजिए 8 बार में, 2 से 4 और 2 से 2। यानी यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या मिला, 36। यानी अगर मेरा आर स्क्वायर बराबर 36 है तो आर बराबर क्या होगा, √36। और √36 का मान क्या होता है, 6। यानी यहाँ से मेरा आर का जो वैल्यू है वो आर का वैल्यू क्या मिल गया, 6 सेंटीमीटर।
यानी कि प्रत्येक गोले का जो व्यास होगा वो कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर क्या निकाले हम, गोले का रेडियस निकाले हैं। और अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा, रेडियस का डबल, यानी 6 दूना 12। यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट लगा, हमको एक सिलेंडर दे दिया था, उसको हमको मेल्ट करके क्या बनाना था, 8 छोटा छोटा गोला बनाना था। तो यहाँ से क्या देखें, सबसे पहले जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ 8 स्क्वायर। इस फॉर्मूला से क्या किए हम लोग, जो स्फीयर का जो रेडियस था वो निकालिए। और अगर रेडियस निकल गया तो यहाँ से व्यास भी क्या निकालेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करके इसका व्यास भी निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि बैडमिंटन खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शटल कॉर्क का आकार संयोजन किस रूप में होता है। यानी जो हम बैडमिंटन खेलते हैं कॉर्क से, उसका आकार पूछ रहा है कि उसका आकार कैसा होता है। तो देखिए इसको फिगर से बताते हैं। बैडमिंटन जो खेलते हैं उसका कॉर्क का आकार कैसा होता है, यानी उसका कॉर्क की आकार की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे। ठीक है, यानी बैडमिंटन का जो कॉर्क का आकार होता है वो कुछ इस तरह से होता है। और आगे वाला जो पार्ट रहता है वो मेरा क्या रहता है, अर्धगोला। यानी आगे वाला पार्ट को आप देखिएगा तो वो क्या रहेगा, सेमी सर्कल टाइप का रहेगा, यानी आधा गोला टाइप का रहेगा। और ये पीछे वाला पार्ट जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम, यानी इसका हिंदी नाम क्या होता है, छिन्नक। यानी पीछे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्रस्टम। अब यहाँ से देखिए ऑप्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, एक सिलेंडर और एक गोला, यानी कि एक बेलन और एक गोला होता है, ये मेरा ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, एक सिलेंडर और एक गोलाधार, ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये क्या बोला है, एक शंकु और एक गोला, यानी कि एक कोन और एक गोला, ये भी ऑप्शन पूरे तरह से करेक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन 4 की बात करें तो इसमें क्या बोला है, एक शंकु का एक छिन्नक और एक गोलाधार, यानी यहाँ पर एक शंकु बनेगा, यानी एक कोन बनेगा और एक फ्रस्टम बनेगा और एक क्या अर्धगोला बनेगा। यानी फोर्थ ऑप्शन मेरा एकदम करेक्ट माना जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड नंबर क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए। थर्ड नंबर में बोला है एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी बराबर 0 का मूल्य क्या है, समान हो तथा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 12 बराबर 0 हो का एक मूल अगर 2 हो तो हमको क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। यानी सबसे पहले हमको एक द्विघात समीकरण दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 बराबर 0। हमको क्या दिया है, द्विघात समीकरण दिया है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको इस द्विघात समीकरण का एक मूल दे दिया, यानी एक क्या दे दिया, रूट दे दिया। यानी कि x बराबर 2 क्या है, इसका रूट है। ठीक है, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, डी का। यानी इस इक्वेशन में हमको इस डी का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिएगा तो इस डी का वैल्यू निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, इस बी का वैल्यू निकालना होगा। यानी हमको सबसे पहले बी का वैल्यू निकालना होगा। तो बी का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इसमें x बराबर 2 पुट कर देंगे तो यहाँ से हमको बी का वैल्यू निकल जाएगा। यानी यहाँ पर पुट करिए तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 3 इंटू में 2 प्लस 12 बराबर क्या, 0। यानी यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना, 4, यानी 4 प्लस 2b बराबर 12, यानी 12 4 16। यानी यहाँ से क्या होगा, 2b बराबर माइनस का 16, यानी 2 से कितना बार में कटेगा, 8 बार में। यानी यहाँ से जो b का जो वैल्यू है वो मेरा क्या आ गया, माइनस का 8। यानी यहाँ से b का वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 8। और अगर b का वैल्यू अगर माइनस 8 आ गया तो क्या करते हैं, पहला वाला इक्वेशन में क्या करते हैं, b का वैल्यू माइनस 8 को पुट कर देते हैं। यानी b का वैल्यू माइनस 8 पुट करेंगे तो क्या होगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन में क्या करते हैं, b का वैल्यू माइनस 8 पुट कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिएगा इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये मेरे पास इक्वेशन है।
अब यहाँ से लिखिएगा पुट p बराबर -8, यानी ये मेरा क्या बनेगा, x² माइनस के 8x प्लस के d बराबर 0। ये मेरा क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब यहाँ से देखिए ये मेरे पास क्या है, एक द्विघात समीकरण है, यानी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरे पास क्या बना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्या बोला क्वेश्चन में कि इस समीकरण का मूल जो है वो क्या है, समान हो, यानी समीकरण का अगर रूट्स जो है वो अगर समान हो तो क्या होगा, अगर मेरा इसका रूट समान हुआ तो इसका अगर डी का वैल्यू निकालें यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालें यानी b² -4a से निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये बोला है कि मेरा जो समीकरण का जो मूल है वो क्या है, समान है। यानी यहाँ से क्या करते हैं, b का वैल्यू कितना है, -8 यानी -8 का स्क्वायर -4, ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि इंटू में 1, और c के जगह पर क्या है d बराबर 0, यानी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 - 4d बराबर 0, यानी अगर 4d को उधर भेज दे तो क्या होगा, 64 बराबर 4d, यानी 4 से इसको काटेंगे 16 बार में तो यहाँ से d का वैल्यू क्या मिल गया, 16, यानी d का जो वैल्यू है वो मेरा पास कितना मिलेगा, 16, यानी ये मेरा थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो मेरा करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें क्या है एंगल ACB बराबर 40 डिग्री है, तो हमको ADB का मान बताना है, यानी ABCD क्या है मेरे पास एक समचतुर्भुज है। यानी सबसे पहले क्या करना होगा, इसका डायग्राम बनाना होगा। ओके, ये मेरा A, ये मेरा B, ये मेरा C और ये मेरा D समचतुर्भुज है। चलिए इसका डायगोनल भी बना लेते हैं, यानी रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो क्या करता है, आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ये मेरा हो गया रोम्बस का डायगोनल। अब देखिए डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, उसके एंगल को बाइसेक्ट करता है, यानी ये वाला जो एंगल होगा ये वाला तो किसके इक्वल होगा, इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के, यानी कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। और एक बात और जानते हैं कि जो रोम्बस का डायगोनल होता है वो कितना पर बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री पर। ठीक है, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। चलिए मान लेते हैं कि क्या ये ओ पॉइंट पर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल ACB बराबर 40 डिग्री, यानी एंगल ACB यानी ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 40 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, एंगल ADB, यानी एंगल ADB यानी ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा। अब यहाँ से हमको एक बात दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि एंगल ACB बराबर होगा किसके, एंगल ACB किसके इक्वल होगा, DAC के, एंगल DAC के। क्यों बराबर होगा, दोनों किसके बराबर होगा, 40 डिग्री के। इसका रीजन कोई बता सकता है, यानी एंगल ACB जो होगा वो किसके बराबर होगा, DAC के। क्यों बराबर होगा, इसका रीजन में लिखिएगा, एकांतर अंतःकोण, यानी एकांतर अंतःकोण जो होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी ये वाला जो एंगल होगा ये वाला, ये भी क्या होगा, 40 डिग्री। अब देखिए हमको कौन सा एंगल निकालना है, एंगल ADB, यानी हमको एंगल ADB निकालना है। यानी यहाँ से क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल, यानी हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाँ इन ट्रायंगल क्या बोलेंगे, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पर बना देते, देखिए ये मेरा A है, ये मेरा D है, ये मेरा O है, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये मेरा क्या 40 डिग्री। हमको ये वाला एंगल निकालना है, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा इन ट्रायंगल AOD। अगर AOD की बात करें इसमें क्या होगा,
एंगल ए प्लस एंगल ओ, यानी एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल डी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब यहाँ से एंगल ए का वैल्यू कितना है 40 डिग्री प्लस एंगल ओ का वैल्यू कितना है 90 डिग्री बराबर एंगल डी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल डी निकालना है, यानी यहाँ से एंगल डी बराबर क्या बोलेंगे 180 माइनस 130, यानी एंगल डी जो होगा वो कितना होगा 50 डिग्री। यानी एंगल डी का वैल्यू कितना निकल के आ गया, यानी एंगल डी जो होगा वो कितना होगा 50 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4th नंबर क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो मेरा क्या होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ज्यामितीय निर्माण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात एक रेखाखंड का विभाजित करना संभव नहीं है। यानी दिए गए ऑप्शन में क्या जो एक रेखाखंड को किसी अनुपात में अगर बांटना हो, यानी एक रेखाखंड को अगर किसी रेशियो में अगर बांटना हो तो दिए गए किस ऑप्शन में ये वाला जो रेखाखंड का जो विभाजन है वो मेरा क्या पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है 1:6, ये मेरा पॉसिबल है। यहाँ पर अगर सेकेंड रेशियो की बात करें तो ये मेरा है रूट अंडर, सेकेंड ऑप्शन देखिए, सेकेंड ऑप्शन में क्या है रूट अंडर 4:9 रूट अंडर 9। अब यहाँ से देखिएगा तो रूट 4 का रूट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और 9 का 3, यानी ये मेरा बन गया 2:1, यानी सेकेंड ऑप्शन भी मेरा क्या है पॉसिबल है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो ये भी मेरा क्या है पॉसिबल है, यानी कि रेखाखंड का जो विभाजन होता है वो परिमेय संख्या होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ये मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट होगा, यानी कि इस ऑप्शन में यानी इस रेशियो में मेरा जो रेखाखंड है वो विभाजित नहीं हो सकता है, यानी अपरिमेय संख्या कभी भी रेखाखंड को विभाजित नहीं कर सकता है, यानी रूट वाली संख्या में हम लोग रेखाखंड को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, रैखिक समीकरण x + y = 10 का आलेख क्या है। यानी मेरे पास एक इक्वेशन है x + y = 10, इसका आलेख क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है उदर्घ रेखा, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्षैतिज रेखा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सरल रेखा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा जो लीनियर इक्वेशन होता है यानी कि सरल रेखा इसमें बनेगा। यानी यहाँ पर देखिएगा तो वेरिएबल का पावर अगर 1 हो, यानी यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है और y का कोफिशिएंट 1 है, यानी x का पावर 1 y का पावर 1, इसीलिए ये मेरा क्या बनेगा एक सरल रेखा बनेगा। ठीक है, यानी एक रैखिक समीकरण बनेगा, इसीलिए मेरा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 7 नंबर वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी इसको हमको दशमलव प्रसार करना है। यानी अगर हम 11/15 में अगर डिवाइड लगा तो इसका दशमलव कैसा आएगा 7 दशमलव आएगा या फिर अशांत दशमलव आएगा या फिर शांत आवर्ती आएगा या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी इसका दशमलव का जो प्रसार है वो क्या आएगा शांत आएगा या फिर अशांत आएगा। तो अगर हम 15 को 11 से डिवाइड करें तो क्या होगा, यहाँ पे अगर 15 को 11 से डिवाइड लगाना होगा तो 0.07, 15 सते 105, 5 आ गया फिर 0.0, 15 तिया 45, फिर 5 आएगा फिर 0 डालेंगे 15 तिया 45, यानी ये रिपीट करेगा 0.7333, ऐसे करते करते चलते चल जाएगा। तो यहाँ से एक बात हमको दिख रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.73 पर बार, यानी 3 पर बार कहने का मतलब 3 जो है वो मेरा इस संख्या में रिपीट कर रहा है और ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी ये वाला जो संख्या है वो क्या है मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इसीलिए मेरा जो ये दशमलव का जो प्रसार है वो क्या होगा एक अशांत दशमलव होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा क्या होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि दो वृत्त एक बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, यानी दो सर्कल क्या कर रहा है, किसी एक बिंदु पर यानी किसी कॉमन बिंदु पर क्या कर रहा है, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो वृत्त का स्पर्श बिंदु पर कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी दोनों वृत्त का जो बिंदु है उस पर कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर दो सर्कल बनाना होगा, यानी ये मेरा मान लीजिए एक सर्कल हो गया और ये वाला मान लीजिए मेरा क्या, दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है। और दोनों जो है वो किसी बिंदु, यानी दोनों सर्कल क्या कर रहा है, किसी बिंदु क्या कर रहा है, पी पर क्या कर रहा है, दोनों स्पर्श कर रहा है, यानी दोनों क्या बोला है, दोनों वृत्त एक बिंदु एक दूसरे पर स्पर्श करता है। तो हमको क्या बोला है कि जो दोनों वृत्त हैं, यानी दोनों वृत्त जहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यानी जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है वहाँ से कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा टेंजेंट जो होता है वो वृत्त के किसी एक बिंदु को टच कर जाता है, यानी टेंजेंट क्या करता है, किसी एक पॉइंट को टच करके वहाँ से जाता है। यानी दोनों के बीच अगर टेंजेंट को ड्रॉ करें, यानी दोनों के बीच का टेंजेंट क्या होगा, ये वाला होगा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि दोनों के बीच का सिर्फ एक ही टेंजेंट आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं, यानी क्या, ये मान लीजिए आपका टेंजेंट है, तो ये क्या है, टेंजेंट है, यानी कि एक दोनों सर्कल से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल है। यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्नलिखित आकृति में से दो किरण BD और PE AC बिंदु P पर मिलाती हैं, यानी इसमें क्या है, दो किरण है, कौन कौन है, एक मेरा BE है और एक मेरा क्या है, BD है। वो दोनों किरण किस पॉइंट पर मिल रहा है, किसी B पॉइंट पर मिल रहा है, यानी AC पर कोई पॉइंट क्या है, B है। अब क्या बोला है, हमको x + y का वैल्यू निकालना है, यानी हमको निकालना है कि x + y क्या होगा। वेरी सिंपल, AC मेरा क्या है, एक रेखा है, तो एक रेखा पर जितना भी बिंदु आता है उन सारे एंगल का सम कितना होता है, यानी यहाँ पर x y z a, यानी इन सब का सम होता है 180। यानी एक रेखा पर जितना भी लाइन इंक्लाइन होगा उन सब का सम कितना होता है, 180। अगर दो रेखा होगा तब भी 180, दो से ज़्यादा 3 4 5 6 10 कितना भी होगा उन सब का सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा x + 100 + y बराबर कितना, 180, ठीक है। और इसका रीजन लिख सकते हैं एंगल इंक्लाइन ऑन लाइन, ठीक है। यानी यहाँ से क्या होगा, x + y बराबर क्या होगा, 180 - 100, यानी यहाँ से x + y का वैल्यू क्या मिलेगा, 80। और हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, x + y किसके बराबर होगा, तो x + y किसके बराबर आ गया, 80 के बराबर। यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन है, परिमेय संख्या का सामान्य रूप क्या है, यानी परिमेय संख्या का निम्नलिखित में से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका क्या है, समान रूप है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या की अगर डिफिनीशन पूछे तो क्या होता है, परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको क्या करते हैं हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ क्या Q ≠ = 0 होना चाहिए। यानी यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, P/Q और Q ≠ = 0, यानी इस क्वेश्चन का मेरा पहला ऑप्शन ही क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझिएगा। देखिए, कुछ धन उधार लिया गया तथा उसको 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया गया, यानी मान लीजिए कोई अमाउंट क्या किया गया, उधार ले लिया गया
उसको क्या दो बराबर बराबर हिस्सों में, यानी 2 साल में उसको बराबर बराबर हिस्सों में क्या किया, उसका उधार को चुकाया गया। ठीक है। और क्या बोला, प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपया है। यानी प्रत्येक किस्त का जो दाम है वो कितना, 882 रुपया है। तथा ब्याज की दर कितना है, 5% वार्षिक है। यानी 1 साल में उसको कितना ब्याज देना होगा, 5% का। यानी जितना भी अमाउंट लिया होगा उसका 5%। तो हमको निकालना है कि वो कितना धन उधार में लिया है, यानी वो कितना अमाउंट उधार लिया है। यानी यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर लिखिएगा, यानी यहाँ पर क्या लिखा है, यदि प्रत्येक किस्त 1 रुपया हो तो, यानी प्रत्येक किस्त को क्या मान लेते हैं हम लोग, 1 रुपया मान लेते हैं। यानी मान लीजिए कि 1 रुपया का क्या कर रहा है, वो किस्त को भर रहा है। अब यहाँ से उसका क्या होगा, यहाँ से अगर कुल धन की बात करें, हाँ, तो यहाँ से उसका कुल धन क्या होगा, यानी यहाँ से कुल धन बराबर क्या बोलेंगे, यानी अमाउंट बराबर क्या लिखेंगे, अमाउंट इंटू 100/100 प्लस आर का पावर कितना। ये मेरा हो गया, मान लीजिए मेरा पहला साल के लिए हो गया। उसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, ए इंटू में 100/100 का पावर आर, और यहाँ पर एन की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ये मेरा पहले साल के लिए ब्याज धन हो गया, ये मेरा दूसरे साल के धन हो गया। यानी दोनों साल के धन को अगर ऐड कर दें अमाउंट को, तो यहाँ से हमको कुल धन का प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। यानी इसमें मेन चीज़ क्या हो गया, यानी ये वाला चीज़ आपका मेन हो गया। बस इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। अब यहाँ से देखिए अमाउंट क्या है, अमाउंट तो हम लोग ए माने हैं, यानी यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, हाँ, तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट इंटू में 100/100 प्लस, यहाँ आर क्या डिनोट कर रहा है, रेट को, तो रेट कितना क्वेश्चन में गिवन है, 5%, यानी 100 + 5 प्लस में अमाउंट इंटू में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 100/100 प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों में हम चाहे तो अगर a इंटू 100/105 को कॉमन ले सकते हैं। देखिए एक स्टेप और करते हैं, यानी a इंटू 100/105 प्लस a इंटू 100/105 को हम लोग लिख सकते हैं 100/105 इंटू में 100/105। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप में क्या करते हैं, दोनों में से क्या करते हैं, इतना चीज़ को कॉमन लेते हैं। यानी दोनों में क्या करते हैं, a इंटू 100/105 को कॉमन लेंगे। यानी a इंटू 100/105 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 100/105। बस इसको सॉल्व करिए। यानी यहाँ से अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है 882, यानी 882 इंटू में 100/105, और यहाँ पर क्या होगा 105 + 100, यानी यहाँ पर इंटू में 205/105। यानी इस चीज़ को अगर सॉल्व करिएगा तो इस चीज़ को आपको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, हाँ, यानी इन पूरे कैलकुलेशन को यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपको कुल धन क्या मिलेगा, यानी यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर कुल धन जो होगा वो आपको मिलेगा 1640 रुपया। यानी कुल धन क्या मिलेगा, 1640 रुपया। यानी कुल अमाउंट क्या होगा, 1640 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक व्यापारी था, ठीक है, तो किसी व्यक्ति से क्या किया, कुछ अमाउंट क्या किया, उधार ले लिया, और इस अमाउंट को 2 समान वार्षिक में क्या किया, बांट लिया। यानी वो फिक्स कर लिया कि हमको 1 साल में इतना अमाउंट चुकाना है और दूसरे साल में हमको इतना अमाउंट चुकाना है। ठीक है। और क्या बोला है कि प्रत्येक किस्त का मान कितना है,
यानी हर किस्त का मान है 882 रुपया, और उसका ब्याज जो है वो ब्याज कितना देना था, 5%। तो हमको बताना था कि वो कुल अमाउंट धन कितना लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, यह यूक्लिड का कौन सा आवृत्ति है। यानी कि पूर्ण जो होता है, यानी इंटीजर जो होता है वो क्या करता है, अपने से, पूर्ण जो होता है वो क्या करता है, अपने से भाग लेता है। यह यूक्लिड का क्या कहलाता है, अपग्रहती। यानी कि यूक्लिड का पोस्टुलेट यह कहलाता है, ये पूर्ण जो होता है वो क्या करता है, भाग से बड़ा होता है। यानी इंटीजर जो होता है वो किससे बड़ा होता है, भाग से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको निकालना है 3 tan थीटा -1 बराबर sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमको गिवन है कि 3 tan थीटा बराबर 1 है, सॉरी -1 बराबर 0 है। तो हमको निकालना है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसको समझिए। यहाँ पर हमको दिया है 3 tan थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ से एक बात बोल सकते हैं कि 3 tan थीटा इसके बराबर होगा, 1 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 1। अब यहाँ से देखें तो अगर tan थीटा की बात करें तो tan थीटा किसके बराबर होगा, 1/√3। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम tan थीटा बराबर 1/√3। अब tan 1/√3 कब होता है, जब वो क्या tan 30 डिग्री होगा। यानी यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। यहाँ tan से tan कैंसिल, यानी कि थीटा बराबर क्या मिल गया, 30 डिग्री। यानी इस क्वेश्चन में क्या किए हम लोग, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लिए। अगर यहाँ से अगर थीटा का वैल्यू निकल गया तो हमको किसका वैल्यू निकालना था, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो बस थीटा की जगह पर 30 डाल दीजिए। यानी ये मेरा क्या बनेगा, sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस cos 30 क्या होता है मेरा, cos 30 होता है √3/2। यानी मेरा √3/2 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करिए। यानी ये मेरा बनेगा 1/4 माइनस ये मेरा बनेगा 3/4। दोनों का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। यानी 1 - 3 यानी -2/4। यानी इसको काटेंगे तो क्या आएगा, -1/2। यानी इसका मान क्या आ गया, sin स्क्वायर थीटा माइनस के cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ गया, -1/2। यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, -1/2। यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है कि y का वो मान क्या होगा जिसके लिए P2,3 और Q10,y के बीच का दूरी 10 मात्रक हो। यानी हमको y का वो वैल्यू बताना है। हाँ, तो हमको क्या बताना है, तो देखिए इसको फिगर से बनाते हैं, ठीक है। ये मेरा मान लीजिए पॉइंट P है और ये मेरा क्या है, Q है। P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 2,-3। Q का कोऑर्डिनेट कितना है, 10,y, ठीक है। और दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 10 मात्रक है, ठीक है। यानी हमको क्या निकालना होगा, अगर y का वैल्यू चाहिए तो हमको इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला। तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से अगर पी स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो यहाँ से स्क्वायर का रूट, स्क्वायर से मेरा जो रूट वाला चीज़ है वो मेरा कैंसिल होगा। यानी यहाँ से पी स्क्वायर डायरेक्ट क्या बोलेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या बोलेंगे, x2 - x1 यानी कि 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी y
वाई माइनस 3 का स्क्वायर। और पी क्यू का वैल्यू यानी पी से क्यू का बीच का दूरी कितना है 10, यानी यहाँ पी क्यू स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा 10 का स्क्वायर। ओके, अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 बराबर ये 10 - 2 यानी 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस यहाँ पर देखिए y माइनस 3 है यानी ये बनेगा y प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं हम अगर 64 को अगर उधर भेज दें तो ये बनेगा 100 - 64 यानी कि 36 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, नहीं तो सिंपल से अगर ट्रिक बताएं तो अगर इसको स्क्वायर को अगर इधर भेजिएगा यानी y प्लस 3 बराबर क्या होगा √36 यानी √36 यानी y प्लस 3 का वैल्यू क्या मिलेगा 6। क्या मिलेगा y प्लस 3 का वैल्यू जो है वो मिलेगा ±6। यानी जब भी आपको रूट लगाना होगा यानी स्क्वायर से अगर रूट चढ़ता है तो मेरा वैल्यू क्या देता है प्लस माइनस में, यानी y का वैल्यू आ गया +6 यानी वहाँ से मेरा y का वैल्यू है वो मेरा 2 आएगा। यानी एक बार क्या करेंगे y प्लस 3 बराबर 6 और एक बार y प्लस 3 बराबर -6, यानी यहाँ से क्या होगा y प्लस 3 बराबर 6 y प्लस 3 बराबर -6, यानी वहाँ से y का वैल्यू क्या मिल गया 3 मिल गया, यहाँ से y का वैल्यू क्या मिल गया -9 मिल गया, यानी ये y का जो वैल्यू है वो मेरा क्या मिल गया 3, -9। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 3, -9 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या यूज हुआ, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा का मान किसके बराबर होगा, यानी हमको क्या निकालना है साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए इसको करते हैं, क्या है साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो अगर हम इसको रेशनलाइज करें तो रेशनलाइज करते हैं तो क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, यानी ऊपर में क्या बनेगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बनेगा। और नीचे में क्या बात करें ये आपको दिख रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी नीचे वाला जो चीज़ है वो किस फॉर्म में दिख रहा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए ऊपर में क्या है साइन थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा है, और नीचे में यहाँ से एक आइडेंटिटी आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर बोले तो ये क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी नीचे में क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या होगा एक साइन थीटा से एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा सिंपली 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो घन प्रत्येक का आयतन क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को जोड़ने से बने घनाभ का सतहीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यानी हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, तो अगर सरफेस एरिया की बात करें तो देखिएगा इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। हाँ हमको क्या दिया दो घन का आयतन, यानी सबसे पहले बताइए घन का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला a का क्यूब होता है। तो अगर हमको साइड निकालना होगा यानी यहाँ से अगर घन का अगर भुजा निकालना होगा तो उसको हम लोग एक बात बोल सकते हैं
आयतन का पावर क्या 1/3। यानी अगर मेरा घन का आयतन का फॉर्मूला ए क्यूब है तो अगर हमको घन का भुजा निकालना है तो इसका आयतन का पावर क्या 1/3। यानी आयतन कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 8 का पावर 1/3। अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यानी 2 का पावर 3 इंटू में 1/3। यानी यहाँ से जो घन का भुजा है वो कितना निकल के आ गया 2 आ गया। लेकिन हमको क्या निकालना है बने घनाभ का सतहीय क्षेत्रफल, यानी हमको घनाभ का सतहीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया निकालना है। तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ से क्या करें हम 2 क्यूब को जोड़कर क्या करें एक घनाभ बना रहे हैं। यानी मान लीजिए 2 ऐसे क्यूब है, 2 क्यूब को ऐड करके 2 क्यूब को जोड़ कर क्या करें घनाभ बना रहे हैं। तो अगर इसका घनाभ बना रहे हैं तो इसका लंबाई क्या होगा, यानी कि परिणामी लंबाई की बात करूँ तो इसका लंबाई क्या होगा, देखिए घन का जानते हैं कि हर साइड बराबर होता है, ठीक है। यानी इसका अगर चौड़ाई की बात करेंगे वो मेरा क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा, और अगर ऊंचाई की बात करेंगे वो भी मेरा क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर लंबाई की बात करें तो देखिए घन 2 घन था, ऐसे ऐसे जोड़ दिए तो इसका चौड़ाई और लंबाई ऊंचाई फिक्स रहेगा, लेकिन इसका लंबाई क्या होगा ये मेरा 2 सेंटीमीटर, ये मेरा 2 सेंटीमीटर। यानी घनाभ का जो लंबाई है वो कितना बन जाएगा 2 + 2 यानी कि कितना 4 सेंटीमीटर। यही बात आपको जानना था। अब यहाँ से क्या करेंगे इसका सतहीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का कुल सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB + BH + HL। यानी यहाँ से क्या होगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। बस इसको सॉल्व करिए, यानी क्या होगा 4 दूना 8 और 2 दूना 4 और 4 दूना 8 यानी 16 और 4 20, यानी 2 गुना 20 यानी कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। यानी घनाभ का कुल सतहीय क्षेत्रफल क्या आ गया 40 सेंटीमीटर, यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, f(x) बराबर है ax² + bx + c। इसका मूल्य क्या है अल्फा है और क्या है बीटा है। तो हमको बताना है कि 1/α² + 1/β² का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है ax² + bx + c। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है कि अल्फा और बीटा क्या है इसका रूट है, यानी अल्फा और बीटा अगर इसका रूट होगा तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, यानी अल्फा + बीटा होता है -b/a, और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें वो मेरा क्या होता है c/a। तो यहाँ से सबसे पहले क्या किए अल्फा + बीटा का वैल्यू निकाल लिए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लिए। और चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, हमको किसका वैल्यू निकालना है 1/α² + 1/β² का। देखिए इसका ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, सबसे पहले इसको क्या करना होगा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। यानी अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो नीचे में क्या आएगा α² इंटू में β², और यहाँ पर आएगा β² + α², ठीक है। यानी इसको थोड़ा सा और अरेंज करें तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा -2 α बीटा। क्यों करना होगा, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab, यानी +2ab वाला टर्म क्या होगा -2ab वाला टर्म से कैंसिल होगा, इसीलिए। और नीचे में क्या होगा α² इंटू β², इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से देखिए अल्फा + बीटा का वैल्यू पता है कितना है
माइनस बी बाई ए, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी बटा ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है सी बटा ए अपॉन में नीचे में अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बटा ए का स्क्वायर, यानी ऊपर में क्या आएगा, ऊपर में आएगा आपको बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए अपॉन में नीचे में क्या आएगा, सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं, यानी इसको अगला पेज पर सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पर है बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए अपॉन में सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, यानी इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, दोनों का एलसीएम ए स्क्वायर होगा, यानी ऊपर में बनेगा बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर बनेगा 2ca बटा में नीचे में क्या बनेगा, सी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब यहाँ से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल होगा, तो अगर ये कैंसिल होगा तो यहाँ से क्या बचा, बी स्क्वायर माइनस 2ca अपॉन में क्या, सी स्क्वायर, यानी यही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 2ca बाई सी स्क्वायर। यानी ऑप्शन देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ca बाई सी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिए गए समीकरण का कितना वास्तविक मूल हो सकता है। यानी हमको एक समीकरण दे दिया और हमसे पूछ रहा है कि इसका कितना रूट हो सकता है, यानी वास्तविक रूट इसका कितना पॉसिबल है। तो एक ट्रिक बताए थे कि जब भी आपको वास्तविक रूट बताना तो सबसे पहले क्या किए, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है उसको देखिए। तो यहाँ पर आपको देख रहा है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो जितना वेरिएबल का पावर होगा उतना ही रूट्स क्या होगा उस समीकरण का निकलेगा, यानी इस समीकरण का कितना हल होगा, 2 हल होगा। यानी इस क्वेश्चन का मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट होगा। अब इसी जगह एक इक्वेशन रहता है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब इस समीकरण का आपको हल पूछता है कि इस समीकरण का कितना सोल्यूशन हो सकता है। तो इसमें देखते हैं कि हाईएस्ट पावर 3 है, यानी इस समीकरण में टोटल कितना सोल्यूशन होगा, 3 सोल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एंगल ए का संपूरक कोण एंगल बी हो तो क्या होगा। यानी क्वेश्चन में बोला है कि एंगल ए और एंगल बी क्या है, संपूरक कोण। तो संपूर्ण कोण क्या होता है, 2 चीज होता है ना, एक होता है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोठी पूरक कोण, और दूसरा मेरा क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब 2 एंगल का सम क्या हो, यानी ए प्लस बी बराबर 90 हो। और संपूरक कोण क्या होता है, जब 2 एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमको बोला है कि अगर ए और बी क्या है, संपूरक कोण है, तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा, 180, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण युग में x प्लस 2y बराबर 3 है और 5x प्लस 15 है, तो क्या बोला है, इसका अनगिनत हल है, तो k का मान क्या होगा। यानी इस क्वेश्चन में हमको 2 समीकरण दे दिया, समीकरण क्या क्या है, x प्लस 2y बराबर 3 है, ये मेरा पहला समीकरण है। दूसरा क्या है, 5x प्लस ky बराबर 15। अगर हम 2 समीकरण को हल करते थे तो उसका कितना कंडीशन बनता था, इसका जो 2 समीकरण का 3 कंडीशन बनता था। कौन कौन, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक नो सॉल्यूशन, और एक बनता था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यानी जब भी हम 2 इक्वेशन को हल करते थे तो हमको ये 3 कंडीशन देखने को मिलता था। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर ये दोनों इक्वेशन क्या कर रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो इसका अनगिनत सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या था,
इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन का कंडीशन था कि A1/A2 का रेशियो बराबर होगा B1/B2 के रेशियो के और C1/C2 के। यानी इस कंडीशन में तीनों चीज़ क्या रहता था, बराबर रहता था। ये मेरा किसका कंडीशन था, इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन। तो बस यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी A1/A2 यानी 1/5 ये बराबर होगा किसके, 2/K के और बराबर होगा। बस अब यहाँ से किसी दो पेयर को उठा लीजिए, वहाँ से आप K का मान निकालिए। तो चलिए इन दोनों पेयर को अगर लेंगे तो यहाँ से भी K का मान निकल जाएगा, और अगर इन दोनों पेयर को भी लेंगे तो यहाँ से भी आपको K का मान निकल जाएगा। यानी यहाँ से क्या बना, 1/5 बराबर 2/K, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो K का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। यानी K बराबर कितना होगा, 10 होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, निम्न में से क्या निकालने के लिए साचीय बराबरता का आवश्यकता पड़ता है। यानी निम्नलिखित में से किस चीज के लिए हमको साचीय बराबरता निकालना पड़ता है, यानी कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालना पड़ता है। ऑप्शन क्या है, माध्य, माध्यक, बहुलक या इनमें से कोई नहीं। यानी हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हमको माध्यक निकालना हो, यानी जब भी आपको मीडियन निकालना होगा, इस कंडीशन में आपको क्या निकालना होगा, साचीय बराबरता। यानी जब भी आपको माध्यक निकालना होगा, इस कंडीशन में आपको साचीय बराबरता निकालना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x+3 x+6 x-9 इसका क्या माध्य अगर 10 हो तो हमको x का मान निकालना है। यानी हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग बताइए कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। यानी मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इन समूह का योग। यानी जितना भी टर्म दिया गया है उसका योग, यानी उसका जोड़ बटा में नंबर ऑफ टर्म कितना है, यानी इसमें टोटल कितना टर्म है। ये मेरा किसका फॉर्मूला है, माध्य का। अब यहाँ से देखिए, जितना भी टर्म दिया गया उसको जोड़ दीजिए, यानी x+3 प्लस x+6 प्लस x-9 प्लस x+15, ठीक है, अपॉन में टोटल कितना टर्म है, 1 2 3 4 5, यानी इसमें टोटल कुल मिलाकर 5 टर्म है। और क्वेश्चन में हमको माध्य दिया हुआ है कितना है, 10 है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, बात खत्म। ठीक है, यानी 5 को इधर भेजिएगा तो क्या आएगा, 50 बराबर, इसको ऐड करिए, यानी x x x x x, यानी यहाँ पर क्या होगा 5x, और यहाँ पर देखिए +3 और +6 +9 और -9 कैंसिल होगा, यानी ऊपर में बचेगा 15। यानी यहाँ से क्या होगा, अगर 15 को इधर भेजिएगा तो 5x बराबर 35, यानी 5 से कटेगा 7 टाइम, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 7, यानी x का वैल्यू 7, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि किसी आंकड़े के लिए समेशन ऑफ f बराबर 40 हो और समेशन ऑफ f(x) बराबर अगर 200 हो तो उस आंकड़े का माध्य क्या होगा। यानी हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो यहाँ से माध्य का एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ f(x) बटा समेशन ऑफ f। ये मेरा क्या है, माध्य का एक और फॉर्मूला है। बस यहाँ से हमको समेशन ऑफ f(x) भी दिया है और समेशन ऑफ f भी दिया है। f(x) कितना है 200 और f कितना है 40, यानी 40 से कटेगा 5 टाइम, यानी इसका माध्य क्या निकल गया 5, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यानी जितना भी क्वेश्चन है सब PYQ है। चलिए 24 नंबर, 124 तथा 24 का मौसा क्या होगा। यानी इन दोनों को हमको क्या निकालना है, HCF।
तो आप एचसीएफ किसी भी विधि से निकालिए, गुणनखंड विधि से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए इसको गुणनखंड विधि से निकालते हैं। क्या करेंगे, 24 में 124 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लगाइए, 24 पची कितना, 120, यानी यहाँ पर क्या बचा, 4। फिर क्या करते हैं, 4 यहाँ वाला टर्म को यहाँ पर लिखते हैं, यानी 24, यानी 4 से कटेगा 24, यानी इसका एचसीएफ क्या आएगा, यानी जिस कंडीशन पर मेरा रिमाइंडर 0 बन जाता है, यही कंडीशन मेरा क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, यानी मौसा कहलाएगा। यानी इसका मौसा क्या होगा, 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, यानी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, बिंदु 4, -5 का y निमांक क्या है। यानी हमको एक बिंदु दे दिया क्या, 4, -5, यानी इसमें हमको y का निमांक बताना है, यानी y का कोऑर्डिनेट क्या है। एकदम आसान क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन। यानी जब भी हम कोऑर्डिनेट को लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं, x, y, यानी पहले x बाद में y। यानी यहाँ से अगर इसको कंपेयर करेगा तो x बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, और y का वैल्यू क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। यानी हमको क्या पूछा है, y का नियमांक, यानी y का कोऑर्डिनेट, तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो चलिए आज हमने क्या किया, आज हमने जितना भी सेट 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, यानी टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया। तो आप लोगों को क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन है उसको एक बार अपने से अटेम्प्ट करिएगा, और इसके पहले वाला क्लास में 2 सेट का प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले सेट का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।